कपड़े की फेरी लगाने वाला लड़का अचानक से एक महिला के घर पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद में वो अपने कपड़ों की पेशकश करता है, लेकिन वो महिला कपड़े न देख करके उस लड़के को ऊपर से नीचे तक निहारने लग जाती है और निहारते हुए उस लड़के से वो कह बैठती है, क्या तुम्हारा मोबाइल नंबर मिल सकता है, क्या तुमसे बातचीत हो सकती है। वो लड़का भी उस महिला को देखता है। देखने के बाद में उसके अंदर भी उस महिला आकर्षण होने लग जाता है और दोनों एक दूसरे को देख करके आकर्षित हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ में मन की बातों को साझा कर लेते हैं और एक दूसरे से मोबाइल नंबर शेयर कर लेते हैं। दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग का एक ऐसा खेल शुरू हो जाता है जिसकी जानकारी उस महिला के पति को नहीं रहती है। लेकिन जब जैसे ही उसका पति घर आता है और घर पे आने के बाद में जानकारी मिलती है, फिर ये महिला और वो उसका प्रेमी दोनों मिल करके उसके पति के साथ में कुछ ऐसा कर देते हैं। इसे सुनने के बाद में आप भी अपने दांतों तले उंगली दबा लेंगे। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं समरस भारत न्यूज़। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले की। थाना लगता है किरणपुर, एक जंगल है किरणपुर थाने के पास में। असगरपुर पास में एक नदी है, मालनपुर नदी के पास की एक घटना है, जहाँ पर रात्रि के लगभग 9 बजे एक किसान खेती में पानी की सिंचाई कर रहा पानी की सिंचाई कर रहा था। तभी वो अचानक देखता है कि मोटरसाइकिल पर 3 लोग जाते हैं। वो जाते हुए तो देखता है और जाने के बाद में वो देखता है कि नहर के पास जैसे वो पहुंचते हैं, तड़ातड़ पुल के पास में, नदी के पुल के पास पहुंचते हैं, तड़ातड़ 3 गोलियों की आवाज़ उसे सुनाई देती है। अब जैसे ही वो गोलियों की आवाज़ सुनता है वो डर जाता है। गांव के लोगों को इकट्ठा कर लेता है, बातचीत करता है, बुलाता है, सबको बताता है कि 3 लोग इधर मोटरसाइकिल से गए थे और अचानक से ये तड़तड़ाहट की गोलियों की आवाज़ सुनाई दे रही। क्या पूरा मामला है, चल के देखते हैं। जैसे ही वो लोग पास पहुँचते हैं, तुरंत डायल 112 को कॉल कर देते हैं। पुलिस कंट्रोल रूम में जैसे ही सूचना जाती है, पुलिस वाले तुरंत मौके पर पहुँच जाते हैं। मौके पर जैसे ही पुलिस वहाँ पहुँचती है, देखते हैं कि एक व्यक्ति है जिसे एक गोली पीठ में लगी है और एक गोली जो है उसके सर में लगी है और उसका जो मुंह है पूरी तरीके से पत्थर से पूछ दिया गया है, जिससे पहचान में नहीं आ रहा है कि ये व्यक्ति है कौन। अब पुलिस वाले हैरत में हो जाते हैं। स्थानीय लोग जो हैं वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं आखिर ये है कौन, क्योंकि अगर कोई आसपास का बंदा होता, अगर उसका मुंह जो चेहरा है दिखाई दे रहा होता तो पहचान भी जाते। अब सभी लोग पूरी तरीके से डर जाते हैं। धीरे धीरे सुबह होती है और सुबह के समय पे 28 अप्रैल 2025 की घटना थी। रात पूरा बीत जाता है। सुबह तक सभी लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं कि किसी का, अगर व्यक्ति का परिवार के लोग गायब हुए होंगे घर से, तो कोई ना कोई ढूंढने ज़रूर आएगा, लेकिन कोई आता नहीं है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम में भी पता नहीं चल पाता है कि इस व्यक्ति का चेहरे के हिसाब से कि है कौन। उसे शव घर में भेज करके रख दिया जाता है कि 72 घंटे का जो इंतज़ार किया जाता है पुलिस प्रशासन द्वारा। तभी आसपास के जो लोग हैं वो कहते हैं कि साहब, एक दुकान है, वहाँ पर CCTV कैमरा लगा हुआ है, शायद आपको उससे कुछ जानकारी मिल सकती है, क्योंकि मोटरसाइकिल से 3 लोग बैठ करके गए थे और उसी CCTV कैमरे के अंदर हो सकता है कि इनका चेहरा आया हो। अब पुलिस वाले पास में ही जाते हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब वो देखते हैं कि CCTV कैमरे में जब देखते हैं कि मोटरसाइकिल पर 3 लोग जा रहे हैं और तीनों लोग वहाँ पर जाते हैं, लेकिन जाते हुए 3 लोग दिखाई देते हैं, आते हुए केवल 2 लोग रहते हैं। अब दोनों की तहकीकात करते हुए पुलिस वाले जब कैमरा जूम करके देखते हैं तो दोनों का चेहरा पहचान में आ जाता है। स्क्रीनशॉट ले लिया जाता है और धीरे धीरे सर्च अभियान शुरू कर दिया जाता है। और सर्च करने पर पता चलता है कि ये बिजनौर ज़िले के ही अफगानन गांव के रहने वाले हैं, और जिसमें एक का नाम मेहरबान है और दूसरे का नाम उमर है। मेहरबान जो कि कपड़ा बेचता है और उमर जो है मजदूरी करता है। अब इन दोनों को पुलिस इनके घर पर छापा मारती है। छापा मारने के बाद में घर पे ये मिलते नहीं हैं। पता चलता है कि ये पास का ही जंगल है, उसी जंगल में 2 दिन से गायब हैं। अब पुलिस वालों को शंका जो है पूरी तरीके से इन्हीं के ऊपर था और शंका जो है अब पूरी तरीके से यकीन में बदल जाता है। पुलिस वाले जब इन्हें ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाते हैं तो जवाबी फायरिंग में पुलिस वाले जब इनकी घेराबंदी करते हैं तो उधर से उमर और ये जो मेहरबान रहता है ये भी फायर कर देते हैं। और जैसे ही फायर करते हैं, एक गोली आकर के राहुल सैनिक जो कांस्टेबल है, सिपाही है, उसके हाथ में आकर के लग जाती है। उनके हाथ में जैसे ही गोली लगती है, पुलिस वाले और ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं। सर्च अभियान जो है बड़ा तेज़ी से चलाया जाता है, रात में ही इनको पकड़ लिया जाता है। अब पुलिस भी जवाबी फायरिंग में फायर करती है तो एक पैर में गोली लगती है, तो जिसमें जो मेहरबान रहता है वो नीचे गिर जाता है। अब पता चलता है
कि जब इन्हें थाने ले जाकर के पुलिस पूछताछ करना शुरू करती है, पहले तो इन्हें हॉस्पिटल ले जाती है, उनके पैर में गोली लगी थी। फिर जैसे ही इन्हें थाने ले जाती है, थाने ले जाने के बाद में उमर जो है वो ठीक ठाक था, पुलिस उससे पूछताछ करती है। उमर कहता है कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, मुझको तो मेहरबान के कहने पे मैं मेहरबान के साथ आ गया था, आप मेहरबान से ही पूछेंगे तो सारी जानकारी आपको लगेगी। अब मेहरबान से जब जानकारी ली जाती है, पुलिस वाले पूछते हैं तो पहले तो बात को घुमाता है, कहता है साहब मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, मैं तो कपड़े का फेरी वाला हूँ, फेरी करता हूँ, कपड़े बेचता हूँ। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि नहीं, हो ना हो उस गाड़ी मोटरसाइकिल पर तुम ही थे, अब सच सच बताओ, नहीं तो अभी तो एक गोली लगी है, नहीं तो और भी गोलियां लग सकती हैं। अब पुलिस की बात ऐसी ऐसी वो सुनता है, वो डर जाता है, बेखौफ जो उसके अंदर की बेखौफी थी वो गायब हो चुकी थी। अब पुलिस जैसे ही थोड़ा तल्ख लहजे में, सख्त लहजे में पूछती है तो वो बताना शुरू करता है। वो कहता है कि मोहम्मद फ़ारूक, जो कि बीच में जो बैठा व्यक्ति था उसकी उम्र लगभग 35-36 वर्ष है, वो उसकी चचेरी बहन का लड़का है, तो यानी कि वो रिश्ते में उसका मामा हुआ मोहम्मद फ़ारूक। और मोहम्मद फ़ारूक के घर वो कपड़े बेचने के लिए अचानक से एक दिन पहुंचता है और मोहम्मद फ़ारूक की शादी गाज़ियाबाद की रहने वाली एक लड़की है अरमीन, उससे शादी हुई रहती है। अरमीन की उम्र लगभग 30 से 32 वर्ष रहती है और ये जो फ़ारूक रहता है इसकी उम्र लगभग 35 से 36 वर्ष रहती है। अब अरमीन जो कि मेहरबान की मामी लगती है और जो फ़ारूक है, मोहम्मद फ़ारूक है, ये मामा लगता है। और ये मामी के रिश्ते में जो ये भतीजा है, सगा भतीजा मेहरबान, वो अचानक से एक दिन कपड़ा लेकर के बेचने के लिए उसके मामी के घर पहुंच जाता है। और पहुंचने के बाद में जैसे उसकी मामी उसको देखती है, वो देखते ही रह जाती है। और फ़ारूक जो है, जो उसका भतीजा है मेहरबान पूछता है कि मामी आप घर पे अकेली रहती हो, मामा कहाँ हैं? उसकी मामी कहती है वो तो विदेश रहते हैं, विदेश में नौकरी करते हैं घर का भरण पोषण करने के लिए। तो मेहरबान अपनी मामी से कह बैठता है कि आप इतनी खूबसूरत हो, अकेले कैसे रह लेती हो, मामा का काम कौन पूरा कर सकता है? अब उसकी मामी कहती है, वो भी मजाकिया स्टाइल में कह देती है कि तुम हो ना, तुम कपड़े की फेरी करने आते हो तो मेरे घर आ जाया करो, तुम भी तो पूरी कर सकते हो। अब इसी तरीके से दोनों के बीच में मजाक मस्ती शुरू हो जाती है और उसकी मामी को ये अंदाज़ा भी नहीं था कि जो दूसरे दिन उसका भांजा फिर से घर पहुंच जाएगा। अब वो घर पहुंच जाता है और दरवाज़ा खुला रहता है तो अचानक से अंदर प्रवेश भी कर जाता है। उसकी मामी जैसे उसको देखती है वो चौंक जाती है और चौंकती भी है, साथ साथ में वो ये भी कहती है कि तुम कितने डेयरिंग बाज हो, तुमने अपनी बात पे इतना अमल कर लिया कि कल ही कहा तुमने आज चले आए। वो कहता है कि मामी अब तुमने कह दिया है तो अब मैं सारी जिम्मेदारियाँ मामा वाली मैं ही उठाऊँगा। अब दोनों एक दूसरे के साथ में हंसी मजाक करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू होता है, मोबाइल नंबर एक्सचेंज होते हैं और दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनने शुरू हो जाते हैं। अब वो चोरी छुपके से कभी घर में तो कभी होटलों पे, कभी बाहर, कहीं ना कहीं ऐसे ही मौका मिलता था वो शारीरिक संबंध एक दूसरे के साथ में बनाया करते थे। एक दूसरे के साथ में प्रेम प्रसंग जो चलता है, गंदी गंदी बातें, अच्छी अच्छी बातें जो है फ़ोन पे किया करते थे। धीरे धीरे से समय बीत रहा होता है, अचानक से फ़ारूक की छुट्टियाँ लगती हैं, 1 महीने के लिए वो विदेश से घर आता है। लेकिन अब वो घर आने के बाद में अपने परिवार के बीच में रहता है। फ़ारूक देखता है कि जो उसकी पत्नी है उसको पहले की तरह प्यार नहीं करती है, पहले की तरह उसके साथ में इज्जत मान सम्मान नहीं करती है। और जैसे ही फ़ारूक को इस बात की जानकारी लगती है, अपने पत्नी से पूछ बैठता है। उसकी पत्नी कहती नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसकी पत्नी को शक होने लग जाता है कि फ़ारूक के मन में मेरे लिए कुछ न कुछ चल रहा है। अरमीन कहती है कि अब 1 महीने में अभी जैसे ही उसका पति आया रहता है 8 से 10 दिन ही हुए रहते हैं, लेकिन अरमीन का मन नहीं मानता है। वो मेहरबान को कॉल करके बुला लेती है कि तुम्हारे मामा जो हैं वो बाज़ार में सामान लेने गए हैं, अब उनको घंटों लगेगा, तो तुम जल्दी से घर आ जाओ और मुझे बहुत मन कर रहा है आपसे मिलने का। जैसे वो घर पहुंचता है, उन दोनों के बीच में दरवाज़ा बंद करके एक दूसरे के साथ में फिर से वही गंदा काम करना शुरू कर देते हैं, वही अवैध संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही ये सारा सिस्टम, सारा काम जो इनका शुरू हुआ रहता है, तभी अचानक से जो फ़ारूक है वो अपना पर्स या कुछ चीज़ भूल जाता है घर पर। इस लेने के लिए जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि अंदर से दरवाज़ा बंद है और कुछ अंदर से अलग प्रकार की आवाज़ें आ रही हैं, जो कि कभी उसकी पत्नी उसके साथ में जब रहा करती थी तो आवाज़ें वो निकाला करती थी। अब उसके पति को जैसे इसकी जानकारी लगती है, वो दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लगता है, पीटने लगता है, लेकिन उसकी पत्नी दरवाज़ा नहीं खोलती है। अब वो खिड़कियों से जो रोशनदानियाँ होती हैं उसके ऊपर चढ़ करके देखता है तो ये दोनों पूरी तरीके से निर्वस्त्र अवस्था में मिल जाते हैं।
अब जैसे ही इसकी भनक फारूक को लग जाती है कि मेरा भांजा ही मेरी मेरी पत्नी के साथ में इस प्रकार से अवैध संबंध में है और मेरी पत्नी भी पूरी तरीके से उसको अपनी ओर अग्रसर किए हुए है। अब इसकी जानकारी जैसे उसको लगती है वो उसका विरोध करने लग जाता है, कहता है कि आज के बाद में मेहरबान मेरे घर नहीं आना चाहिए। उसकी पत्नी कहती है कि ठीक है, लेकिन मैं इसके बिना नहीं रह सकती। अब जैसे इन दोनों के बीच में इस कहासुनी शुरू होती है, उसका पति जो है वो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है। अरमीन को कहता है कि अगर यही बात है तो तुम मुझे छोड़ दो, लेकिन अरमीन उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं रहती क्योंकि वो अच्छा पैसा कमाता है विदेश में। इसी तरीके से उनका सिलसिला जो है धीरे धीरे करके शांत होता है, लेकिन समय बीत रहा होता है। तभी अरमीन जो है मेहरबान के साथ मिल करके प्लान बनाती है। वो कहती है कि अब तो जो मेरा पति है वो विदेश भी जाने को तैयार नहीं है, वो यहीं पर रह करके टेम्पो में चलाना चाहता है। अब उसका जो पति है अब वो उसे गांव पे रहने लगा, विदेश जाने के लिए उसने साफ साफ मना कर दिया। पास में उसने एक टेम्पो ख़रीद लिया, टेम्पो ख़रीद करके वो रोज़ टेम्पो चलाया करता था। लेकिन धीरे धीरे समय 3 साल बीत जाते हैं, लेकिन अरमीन और मेहरबान का जो संबंध था वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। दोनों के बीच में फिर से इसी प्रकार से जब वो टेम्पो चलाने चला जाता था तो एक दूसरे से मौका मिलते ही वो एक दूसरे के साथ में संबंध बना लिया करते थे, क्योंकि घर से काफ़ी ज़्यादा दूरी पे उनका घर नहीं है, महज आधा किलोमीटर के अंदर की दूरी है। इसीलिए बहुत ज़्यादा दूरी ना होने के कारण से एक दूसरे के साथ में वो हमेशा मिलजुल लिया करते थे। तभी इस बात की जानकारी जब धीरे धीरे फ़ारूक को पूरी तरीके से हो जाती है तो फ़ारूक पूरा तरीके से उसका विरोध करने लग जाता है। लेकिन अब अरमीन और मेहरबान एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे थे। अब अरमीन जो है वो पूरा प्लान बनाती है मेहरबान के साथ में कि क्यों ना इसे रास्ते से हटा दिया जाए। अरमीन की बात सुनकर के मेहरबान जो है डर जाता है और मेहरबान कहता है मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं, तो मैं कैसे ये कर सकता हूँ। अरमीन कहती है कि तुम इसकी चिंता मत करो। उसके पास में 3 तोला गहना रहता है, जिसमें अंगूठी, सोने की चैन, ये सब रहता है। बुला करके मेहरबान को दे देती है, कहती है कि इसको बेच करके तुम जो भी करना चाहते हो कर सकते हो। मेहरबान जाता है, उससे उस पैसों को इकट्ठा करता है सोना बेच करके और 2 देसी कट्टे ख़रीदता है और 20,000 रुपये अपने एक दोस्त को जिसका नाम उमर रहता है, उमर को देता है और दोनों मिलकर के प्लान करते हैं। और फिर धीरे धीरे वो अपने मामा से नज़दीकियाँ बनाना शुरू करता है। आता है अपने मामा से कहता है कि मामा जो भी गलती हुई उसके लिए मुझे क्षमा कर दो, माफ़ कर दो। अब हम दोनों का एक ही पास में ही रहना है, जब आप विदेश नहीं रह रहे हो, गाँव पर रह रहे हो, तो सारी चीज़ें बताता है, बहलाता है, फुसलाता है, अपने मामा से गलती मांगता है। उसका मामा मान भी जाता है। फिर वो कहता है कि मामा चलो चलते हैं, बाहर लेग पीस खाएंगे और बियर पिएंगे। उसका मामा मान जाता है। मोटरसाइकिल पर उमर और मेहरबान और जो मोहम्मद फ़ारूक है वो एक ही मोटरसाइकिल पर बैठ जाते हैं और बैठने के बाद में वो घर से निकलते हैं और मालन नदी की तरफ चले जाते हैं। मालन नदी के पास जब वो जाते हैं, जैसे वहाँ पहुँचते हैं, पास में किसान जो कि खेत में पानी की सिंचाई कर रहा होता है, वो देखता है तीनों को बड़ी तेज़ी से जा रहे होते हैं, इसीलिए उसकी नज़र उस पर पड़ जाती है। लेकिन अचानक से गोलियों की आवाज़ जब सुनाई देती है तो वो भी चौंक जाता है। अब उस समय पर जो मेहरबान ने एक गोली तुरंत अपने मामा के ऊपर चलाई, यहाँ तक कि बियर की बोतल भी नहीं खुली थी, लेग पीस का वो जो पैकेट लेके गए थे वो भी नहीं खुला था। तो उसका मामा जो है ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और पूरी तरीके से डर गया था। और डरने के बाद में जैसे एक गोली ऊपर चलाता है तो उसके मामा के कान के पास से निकल जाती है, लगती नहीं है। दूसरी गोली उसका मामा भाग रहा होता है तो पीठ में मारता है और कट्टे की गोली जैसे उसको लगती है वो तुरंत वहीं पर ज़मीन पर गिर जाता है। और जो तीसरी गोली है उमर ले जा करके उसके सीधे कनपट्टी पे मारता है और वो तुरंत मौके पर उसकी मौत हो जाती है। लेकिन चेहरा छुपाने के लिए वो दोनों पास में पड़ा हुआ पत्थर लेते हैं और ज़ोर से उसके चेहरे पर कुछ कर उसको मार डालते हैं और पूरा चेहरा भी ख़राब कर देते हैं। ये करके वो दोनों वहाँ से फरार हो जाते हैं। लेकिन CCTV के आधार पर पुलिस जब उन्हें गिरफ्तार कर लेती है, अब उनके ऊपर संगीन धाराओं पे मुकदमा भी दर्ज कर लेती है। लेकिन इसकी मास्टरमाइंड कही जाने वाली उसकी जो पत्नी है, जिसका नाम अरमीन है, उसको बुलाया जाता है। उससे सारी बातों से पूछताछ करने के बाद में तीनों को जेल भेज दिया जाता है। जेल भेजने के बाद में और कड़ा से कड़ा इनके ऊपर चार्जशीट तैयार की जा रही ताकि इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। दोस्तों, इस कहानी को सुनने का उद्देश्य हमारा किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुँचाना मकसद नहीं है, अपितु आपको जागरूक करना है, आपको सजग करना है। क्योंकि आज अरमीन और जो मोहम्मद फ़ारूक है, इसका पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। क्योंकि 2 बच्चियाँ हैं, एक बच्ची 4 साल की है, एक बच्ची 2 साल की है। बेटा जो है 2 साल का है और बेटी है 4 साल की है। और इनकी वजह से पूरा परिवार जो है अब बिखर चुका है। उन बच्चों का क्या होगा, उन मासूम बच्चों का क्या होगा। और जिस प्रकार से जो मेहरबान है, जो उसके प्यार में पागल हुआ है, उसके भी परिवार है, उसके भी बच्चे हैं। अब उसके परिवार का क्या होगा। अब ये जेल की रोटियां तोड़ेंगे। और उमर है, उसका भी परिवार है। अब पूरी तरीके से इन्होंने 3 परिवारों को बर्बाद कर दिया। और लेकिन शिकन की रेखाएं जो ये
महिला है जिसका नाम अरमीन है, इसके चेहरे पर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती, क्योंकि इसके जो परिवार के लोग हैं वो बताते हैं कि जब हम खाना लेकर के इसको देने के लिए गए थे जेल में, तो ये पूरी तरीके से हंस रही थी, खुश थी, ऐसा लग रहा था कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि आज समाज कहाँ जा चुका है। अगर आप सतर्क नहीं रहें, सावधान नहीं रहें, तो हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा हो जाए। बने रहिए हमारे साथ। स्टोरी आपको कैसी लगी, आपकी प्रतिक्रिया दीजिएगा और बताइएगा कि ऐसे अपराधियों के ऊपर किस प्रकार की कठोर से कठोर कार्रवाई हो, ताकि समाज के अंदर इस प्रकार का दूषिता ना फैले। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।